हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आ चुके हैं। यानी इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को पढ़कर ज़रूर पढ़कर जाना। जो हम बता रहे हैं क्वेश्चन, इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़कर आपको जाना है। यानी 4 अप्रैल यानी जो आपका पेपर होने वाला है 4 अप्रैल को, इस जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ इनमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं सभी क्वेश्चन की तो कह नहीं सकता, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको यूपी यानी आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, अगर नए हो तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णांत व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो रेलवे ड्राइवर यानी जो भी वर्णांत व्यक्ति होगा यानी वर्णांता से ग्रस्त व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को लाल व हरे रंग में भेद नहीं होता। क्या नहीं कर सकता है वह? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर सकता यानी कर पाता है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है? एक एक्स गुणसूत्र पर। यानी कह सकते हैं इसकी वाहक कौन होगी, यानी एक वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी क्या होती है? वाहक होती है। मादा क्या होती है? इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। क्या बनी रहती है? रेल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिए। ये भी प्रश्न यानी आपके पेपर में आ सकता है। तो देखिए क्या है क्लाइनफेल्टर। इससे पीड़ित पुरुषों में एक या अधिक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है? एक या अधिक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। जैसे 44 + XX/Y या 44 + X, यानी क्या हो जाएगा? देखिए कितना होता क्या है? 44 + XY होता है या 44 प्लस क्या होता है? XY या XX ऐसे हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। देख सकते हैं आदि ही होता है। युग्म जनन में अर्धसूत्री विभाजन से हुई समस्या के कारण यह बेकार होता है। यानी कह सकते हैं कि युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन में हुई समस्या के कारण यह बेकार होता है। बात की जाए लक्षण की, तो देख सकते हैं लक्षण की बात करें तो देखिए, वृषण अल्पविकसित, स्तन के समान रचनाओं की उपस्थिति, चेहरे तथा शरीर पर बालों की अल्प वृद्धि, शुक्राणुओं का ना बनना, मस्तिष्क कम विकसित होना, ये आदि लक्षण इसके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो कौन सा शर्करा है? देखिए पहला देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जिसका सूत्र होगा C5H10O4 होगा। और देखिए दूसरी है राइबोस शर्करा, जिसका अणुसूत्र होगा C5H10 और O5 होगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। तो देखिए आरएनए निम्न प्रकार के होते हैं। एमआरएनए जिसे संदेशवाहक कहते हैं, टीआरएनए इसे स्थानांतरण कहते हैं, तथा आरआरएनए इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम बताइए। मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम। तो देख सकते हैं चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, खसरा, रेबीज, ये क्या होंगे? विषाणु जनित 4 रोग, यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यानी 5 रोग होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है इंटरफेरोन क्या है। इंटरफेरोन क्या होता है? तो देखिए इंटरफेरोन विषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु प्रोटीन होते हैं
जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित यानी प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। इंटरफेरेंस क्या होती हैं कि बस ये देख सकते हैं लास्ट, प्रोटीन्स स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। किसके लिए? प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं के लिए किससे बचाती हैं? को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। यानी प्रोटीन देख सकते हैं आप क्या हो गया इंटरफेरोन के इंटरफेरोन विषाणु प्रोटीन होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन्स को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। ये प्रोटीन स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 7 है कि एंट अमीबा हिस्टोलेट का एंट अमीबा जिंजीवेलिस शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? इनसे उत्पन्न मनुष्य में एक एक रोग का नाम लिखिए। तो पहला देखेंगे एंट अमीबा। तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका यह मानव की आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। और ये अंतःपरजीवी प्रोटोजुआ है। यानी अंतःपरजीवी क्या है? एक प्रोटोजुआ है जो अमीबीय पैचिस रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग करता है? अमीबीय पैचिस रोग उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला पॉइंट है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, क्या है? तो यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मसूड़ में पाया जाने वाला अंतःपरजीवी है जो पायरिया रोग उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? पायरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह किस सूक्ष्मजीवी से प्राप्त होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक प्रतिजैविक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। देख सकते हैं एक क्वेश्चन था किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है? तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे होती है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। और खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? और 1929 में इसकी खोज की थी। यह एक प्रतिजैविक है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि बाह्य मल प्रदूषण क्या है? बाह्य मल प्रदूषण क्या है? तो देखिए, जल में व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र आदि के मिलने से जल प्रदूषण हो जाता है। यानी जल प्रदूषण हो जाता है तथा यह बाह्य मल कहलाता है। किसके भी? कि जल में व्यर्थ अपशिष्ट जैसे मल मूत्र आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है तथा यह बाह्य मल कहलाता है। बाह्य मल के उपचार में छनित्र, मलकुंड, सेप्टी टैंक व ऑक्सीकरण तालाब आदि लघु इकाइयाँ बनाई जाती हैं। यानी इसके देख सकते हैं प्रदूषण उपचार के लिए कौन कौन? छनित्र, मलकुंड, सेप्टी टैंक व ऑक्सीकरण तालाब आदि लघु इकाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो देखिए कौन सा है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एवं एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को विभिन्न खंडों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर अब अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? तो देखिए क्या है कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है। क्या है? ये जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। बात की जाए कि यह जीवाणुओं या ईस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो यह जीवाणु या ईस्ट में पाया जाता है। इनका प्रयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीकी के संवाहक के रूप में किया जाता है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक के संवाहक के रूप में किया जाता है। और एक और बात की जाए कि जो T1 एटीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। किससे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि यह जीवाणु में एक
में कहाँ पाया जाता है, ए जीवाणु में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह जीवाणु ईस्ट में पाया जाता है। इनका प्रयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक के संभाग के रूप में किया जाता है। और प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 12, और देखिए 12 नहीं समझिए, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में साल आने वाला है। यानी एक से बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। क्या है, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। तो देख सकते बीटी फसल क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरोजेंसिस जीवाणु से प्राप्त होता है, यानी निर्मित होता है। यानी कह सकते हैं कि बीटी फसलें क्या होती हैं, खुद प्रतिजैविक विष यानी कीटाणुओं के नाश करने के लिए खुद एक प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण करती हैं, यानी प्रतिजैविक बनाती हैं और जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। यानी देख सकते हैं वे जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जाती हैं, यानी उत्पन्न की जाने वाली कह सकते हैं ऐसी फसलें जो क्या करती हैं, खुद कीटनाशकों की कोई कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, जिससे वे खुद विष प्रतिविष यानी खुद कीटनाशक के प्रतिजैविक बनाकर उसे नष्ट कर देती हैं। और बात की जाए कि बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो किससे प्राप्त होता है, बैसिलस थ्यूरोजेंसिस जीवाणु से निर्मित होता है। इसे पढ़ लीजिएगा, 1-2 नंबर में आपका पूछा जाएगा। ऐसे हमने इंपॉर्टेंट बताया, ए और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सकते हैं। बायोपायरेसी भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीटी फसल जैसे। तो देखिए बायोपायरेसी होते क्या है, इसे जानने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कर लो। ठीक है, फिर देखिए बायोपायरेसी क्या है। तो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं जो वह करते हैं, तो यह बायोपायरेसी कहलाते हैं। यानी जो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं या अन्य संगठन होते हैं जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर यानी भुगतान किए बिना भी क्या कर सकते हैं उसका, या बिना या अनाधिकृत रूप से उसका उन संसाधनों का अगर उपयोग करते हैं तो यह क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, 2 कीटभक्षी पादपों के नाम लिखिए। तो देखिए कौन सा है, नेपेंथीज, दूसरा है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है यूट्रिकुलेरिया और पहला हो गया नेपेंथीज और यूट्रिकुलेरिया। 2 क्या होंगे, कीटभक्षी पादप होंगे। फिर प्रश्न नंबर देखिए 15, वेरी इंपॉर्टेंट, से भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपके पेपर में ये आने वाला है। तो देख सकते हैं कौन सा है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या होती हैं तप्त स्थल या हॉट स्पॉट, तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां जैव विविधता की अधिकता तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, अर्थात जैव विविधता जानते हैं यानी वन या वन्य जीव जो भी हों उनके लिए अगर खतरा हो, यानी उनके आवासों को खतरा हो, तो अर्थात उन प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, तो यह खतरा हो, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, तप्त स्थल कहलाते हैं। इन्हें देख सकते हैं, इन्हें जैव संवेदी क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट प्रमुख संवेदी क्षेत्र हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। संसार में कितने 34 हॉट स्पॉट हैं। संसार में कितने 34 हॉट स्पॉट हैं। तो क्या होता है हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल क्या होते हैं कि जहाँ भौगोलिक क्षेत्र से जहाँ जैव विविधता की अधिकता होती है, यानी कह सकते हैं कि वन एवं वन्यजीव की अधिकता होती है और उनके प्राकृतिक आवास को क्या हो, खतरा हो, अर्थात उनके प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, तो यह क्या कहलाते हैं, तप्त स्थल कहलाते हैं। इन्हें जैव संवेदी क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय तक तथा पश्चिमी घाट में प्रमुख जैव संवेदी क्षेत्र हैं और संसार में अभी तक कितने 34 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।